इस वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म का कंप्लीट वन शॉट देखने वाले हैं, जिसमें आपका 21 से 28 मार्क्स कंफर्म है। तो सवाल कैसे आता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसके डिफिनेशन बता दो, ठीक है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट वे टू इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म इन C++। तो पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने का दो तरीके होते हैं, यानी पॉलीमॉर्फिज्म को प्राप्त करने का मतलब पॉलीमॉर्फिज्म जो UPS में दिखने को मिलता है उसके दो तरीके होते हैं। एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है और दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे भी दे देगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक्सप्लेन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सप्लेन करें, ठीक है। ये पहली कैटेगरी के सवाल आ जाती है। दूसरी कैटेगरी का आ जाता है आपका नोट्स, शॉर्ट नोट्स लिखने का, यानी कि जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है इसके तीन एग्जाम्पल होते हैं। एक फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इन तीनों को या तो आप अलग से भी शॉर्ट नोट्स दे देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को हम डिटेल में डाइव डीप करेंगे। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का भी दो एग्जांपल होते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल फंक्शन ही एक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटी ब्रांच के लिए। तो इन सबको हम डिटेल में अलग अलग नोट्स में हम देखेंगे, चीज़ों को पूरे डिटेल में देखेंगे। तो ये चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप इनको प्रोग्राम लिखना आ जाएगा ना, तो इनके डिफिनीशन भी बस आपको देख लोगे और बस प्रोग्राम का स्निपेट बस इसमें लिख दोगे बेस्ड अपॉन कि क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो मैंने आई होप क्वेश्चन का ओवरव्यू समझा दिया है। अब देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। आपने प्रोग्राम में मेरी बातें ध्यान से सुनना, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आपने बेसिक ओप्स का प्रोग्राम सीखा है, ठीक है। हमारे पास एक क्लास होता था, क्लास लेट सपोज कुछ भी हो गया, ठीक है। अब क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे आपका डेटा मेंबर होता है और मेंबर फंक्शंस होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं। अब देखो क्लास के अंदर ना, क्लास के अंदर ध्यान से देखना, सेम नाम के बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। सेम नाम के बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो डेटा मेंबर होंगे, यहाँ पर ना आपके सेम नाम के बहुत सारे फंक्शन होंगे। जैसे कि यहाँ पे इंट एड नाम का हमने फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब बहुत सारे फंक्शन होंगे, यहाँ पे हम वॉइड एड नाम का फंक्शन ले लिया, और यहाँ पे भी मैं लेट सपोज कि डबल एड नाम का फंक्शन ले लिया। कल में फ्लोट, आपको फंक्शन लिखना आता है ना, ठीक है। फ्लोट एड नाम का हमने फंक्शन ले लिया। अब इनके रिटर्न टाइप अलग अलग हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, इंट है तो यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट होंगे, जैसे कि इंट ए कोमा इंट बी। और जैसे ये वॉइड एड नाम का है तो यहाँ पर भी आप नॉर्मली प्रिंट करना चाहते हैं तो इंट ए इंट बी लिख सकते हैं। या फिर तीन हम यहाँ पे आर्गूमेंट ले सकते हैं, आर्गूमेंट पैरामीटर बोलो, जैसे कि इंट सी, इंट ए इंट बी इंट सी। यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पे डबल ए डबल बी लिख सकते हैं। इस तरीके से फंक्शन आप देख रहे हो ना, एक क्लास के अंदर इस तरीके के बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं सेम नाम के। भले रिटर्न टाइप डिफरेंट हो सकता है, रिटर्न टाइप आपका सेम भी हो सकता है, यहाँ पे जो पैरामीटर है वो डिफरेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म फिनोमिना बोलते हैं। यानी कि एक ही नाम हो पर उसका फंक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट हो, एक ही नाम का फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो। रियल लाइफ में चीज़ें देखो तो जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, एक लड़का है। अब इसके फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। घर में वो एक सन की तरह एक्ट कर सकता है, स्कूल में एक फ्रेंड की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। घर में एक ब्रदर की तरह भी एक्ट कर सकता है, समझ रहे हो। और हो सकता है किसी का रिश्तेदार भी लग सकता है। तो एक ही नाम है पर उसके फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, सन हो गया, फ्रेंड हो गया, ब्रदर हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे एक और एग्जांपल ले लो। आपने थोड़ी पीके मूवी आपने देखी होंगी, तो उसमें आमिर खान बोलता है अच्छा अच्छा। देखो एक ही नाम है पर उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो गए। देखो एक मैंने बोला कि अच्छा, एक नॉर्मल जो कि पॉजिटिव वे में लिया अच्छा, ठीक है। दूसरे केस में ऐसे बोला कि अच्छा, ऐसे बोल दिया, मतलब कि एक ही नाम है, देखो उनका मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो गया। तो ये हमारे पास एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। आई होप ये आइडिया लग गया ना। अब परिभाषा समझो, पॉलीमॉर्फिज्म इन ओप्स मीन्स वन नेम मेनी फंक्शन। एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शन है, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इट मीन्स सेम फंक्शन, सेम ही नाम के फंक्शन हो, या फिर सेम ही नाम के ऑपरेटर हो, ऑपरेटर या फंक्शन हो, पर बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि आप फंक्शन को सेम ही नाम से डिफाइन किए हो, पर अंदर के जो आप लॉजिक तो आप ही लिखोगे ना। जैसे आप फंक्शन का नाम जो है सेम ही लिख रहे हो सकता है यहाँ पे देखो पैरामीटर डिफरेंट है, और अंदर हो सकता है आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सकता है सेम ही नाम के फंक्शन बनाए, उसके बाद इंट ए इंट बी को ऐड कर रहे हो।
कल आप उसको डिवाइड कर रहे हो, आप फंक्शन के अंदर जो बॉडी के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट डाल सकते हो। तो फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए और उसके काम डिफरेंट हो सकता है, बट वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बेस्ड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। आपने कॉन्टेक्स्ट कैसे डाला है, एडिशन का डाला है या फिर मल्टीप्लाई बेस्ड अपॉन द चीज़ें। तो यही है पॉलीमॉर्फिज्म। यानी एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ा देख लो, द सेम फंक्शन नेम कैन बी हैव डिफरेंट डिफरेंट टास्क। एक ही नाम का फंक्शन हो, देखो यहाँ पे भी ऐड ही नाम का फंक्शन है, लेकिन ये डबल को ऐड कर रहा है और ये इंट को ऐड कर रहा है और ये 3 इंटीजर को ऐड कर रहा है। ये देखो ये 2 इंटीजर को ऐड कर रहा है, समझ पा रहे? ये फ्लॉट है तो हो सकता है यहाँ पे फ्लॉट फ्लॉट एक फ्लॉट का वैल्यू ए हो गया और एक फ्लॉट का वैल्यू बी हो गया, तो 2 फ्लॉट की वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो समझ पा रहे हो, पैरामीटर्स में डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे रिटर्न टाइप में डिफरेंट हो रहा है, बस नाम सेम है, काम अलग अलग है। समझ पा रहे हो आप? हाँ, तो ठीक है। इट मीन सेम फंक्शन ऑपरेटर बिहेव डिफरेंटली इन कहाँ चला गया मैं, ये द सेम फंक्शन नेम कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क और बिहेवियर डिपेंड्स ऑन पैरामीटर ऑब्जेक्ट टाइप। आपकी जो पैरामीटर्स है, यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके पैरामीटर्स हो गया, ऑब्जेक्ट का टाइप क्या हो गया, और यहाँ पे आप रिटर्न टाइप भी लिख सकते हो, रिटर्न टाइप भी लिख सकते हो, इन सब पे चीज़ें मैटर करती है। अब पॉलीमॉर्फिज्म का इम्प्लीमेंटेशन हम 2 तरीके कर सकते हैं, यानी कि आपको प्रोग्राम में क्लासेस के अंदर बहुत सारे फंक्शन दिखेंगे सेम नाम के, पर एक आपका कंपाइल टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है, यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये 3 तरीके के हो जाते हैं। और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसमें फंक्शन ओवरराइटिंग और वर्चुअल फंक्शन आ जाता है। अब इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, तो पहले हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे एक बेनिफिट लिख देना पॉलीमॉर्फिज्म का। सो पॉलीमॉर्फिज्म इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। आप कोड को रीयूजेबिलिटी भी बना सकते हो, कोड को मेंटेन करना भी आसान हो जाता है, समझना भी आसान रह जाता है, क्योंकि आप खूब अलग अलग फंक्शन बनाओगे तो हर फंक्शन को डीपली देखना पड़ता है। बाकी सेम नाम के फंक्शन होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी इंक्रीज हो जाते हैं, ये चीज़ आप लिख देना। देखो, वे टू इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म या फिर टाइप्स ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे भी दे देंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप होते हैं, 2 तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे, एक कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, डिसीजन इज टेकन एट कंपाइल टाइम, ये इसका डिफिनेशन ध्यान में रखना। यानी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ना जब प्रोग्राम आपका कंपाइल होता है ना, तो उसी टाइम पता लग जाता है कि कंपाइलर को कौन सा फंक्शन चलाना है। एक सेकेंड, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करता है ना कंपाइलर, उसको पता लग जाता है कि मुझे कौन सा फंक्शन पहले एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें आता है फंक्शन ओवरलोडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं और ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। इन सबको मैं अभी दिखाऊंगा, नोट्स अलग से बनाया हूँ, अभी दिखाऊंगा, बस फिलहाल के लिए इतना डेफिनेशन ध्यान में रखना। इनके एग्जाम्पल्स ये है, पर इनको रहने देते हैं, हम बाद में अभी देखेंगे अलग पेजेस पर। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, यानी कि इसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं और कंपाइल टाइप को स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। डिसीजन इज टेकन एट रन टाइम, इट मीन्स अचीविंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज। मतलब जैसे प्रोग्राम रन होता है ना, जैसे प्रोग्राम रन होता है तो रन टाइम के बाद आपको पता लगता है कि कंपाइलर को कौन सा प्रोग्राम चलाना है, यानी कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जब रन होगा प्रोग्राम तब। तो रन टाइम पर हम डिसीजन लेते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है, कि मतलब क्या है कि कौन सा जो है प्रोग्राम रन करेगा रन टाइम पर, इट मीन्स अचीव ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज। उसके बाद कंपाइल टाइम पे डिसीजन लिया जाता है। एग्जाम्पल में टिपिकली इसको अचीव किया जाता है थ्रू फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन के थ्रू। अब हम फंक्शन ओवरराइडिंग, वर्चुअल फंक्शन, इस पर नोट्स देखेंगे, फिर फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, उन पर नोट्स देखेंगे। अब थोड़ा सा रियल लाइफ का मतलब समझ लो, जैसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जैसे ही आप जैसे कि मैं कैसे बताऊँ आपको, हाँ, आपने जब पेमेंट की ऑप्शंस देखी होंगे, आप जब सेल वगैरह होती है, आप पेमेंट करते हो, तो पेमेंट के देखो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का होता है। यानी बहुत सारे ऑप्शन खोलते हैं तो रन टाइम पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, पर आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा आपका पेमेंट चूज करना है, यूपीआई करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी, वॉटेवर, तो वो रन टाइम चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन यूजर ले लेता है और यहाँ पे कंपाइलर जो है कंपाइल टाइम पे उसको पता लग जाता है कि मुझे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे होता है जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फेज होता है तब हम डिसीजन ले पाएंगे। तो ये होता है रन टाइम पर। और सिंपली आप इसका डेफिनेशन भी इतना ध्यान में रख लेना कि डिसीजन इज टेकन एट रन टाइम और कंपाइल टाइम में डिसीजन इज टेकन एट कंपाइल टाइम। ये हो गया ना। अब मैं यहाँ पे एक फ्रेज लिख देता हूँ आपके लिए। देखो, जो हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, एक सेकेंड, जो हमारे पास जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है,
इसमें 3 तरीके की कैटेगरी आ जाती है। एक आपका फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाता है, या फिर इसको मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। दूसरा आता है आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और कंस्ट्रक्टर मैंने एक्सप्लेन भी किया है पिछले वीडियो में, जरूर देखना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। तीसरा आपका आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इनके प्रोग्राम्स है, तो सवाल में ना, एक सेकेंड, इनके प्रोग्राम्स आते हैं तो सवाल में इनको इंडिविजुअली पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग कवर कर दिया। रन टाइम पे ध्यान रखना, डिसीजन आपका रन टाइम पे मिलेगा और इसमें कंपाइल टाइम में मिलेगा। रन टाइम में आपके 2 आते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग, कंफ्यूज मत होना, चीज़ें समझ में आएगी। और आता है आपका वर्चुअल फंक्शन। बस फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन चीज़ें सेम होती है, बस इसमें पॉइंटर के थ्रू यूज करते हैं, तो अभी देखेंगे ऐसे नोट्स में वर्चुअल फंक्शन। अब हम इन सब का डिटेल में देखते हैं। तो पहले समझते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। तो इसका नोट्स हमारे पास देखो ये है, एक्सप्लेन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग विद कोड एग्जांपल, ऐसे भी सवाल में आए थे। तो बेस्ड अपॉन द सवाल कैसा आएगा आपको उसका उत्तर देना है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग समझते हैं, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, देखो आपको फंक्शन लिखना आता है ना, जैसे यहाँ पे आपका रिटर्न टाइप होता है, एक सेकेंड, रिटर्न टाइप होता है। अब यहाँ पे आप अपना एक सेकेंड पेज ही फट गया। यहाँ पे आप फंक्शन का नाम लिखते हो, यहाँ पे आप पैरामीटर पास करते हो, और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी, जिस तरीके की आप फंक्शन, जिस तरीके का आप काम करवाना चाहते हो, तो वैसी चीज़ें लिखते हो। अब देखो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, ओवरलोडिंग का मतलब क्या होगा, आपके पास सेम ही नाम के फंक्शन होंगे, ध्यान से देखना। यहाँ आपका रिटर्न टाइप होगा, यहाँ पे आपका पैरामीटर पासिंग होगा, और ये आपका फंक्शन की बॉडी होगा। तो ये फंक्शन का नाम हो गया, और उसका ये रिटर्न टाइप होगा, तो एक क्लास के अंदर बहुत सारे सेम नाम के फंक्शन होंगे, ये नाम सेम ही रहेगा, इसका ये रिटर्न टाइप और ये फंक्शन। इस तरीके के आपके बहुत सारे फंक्शन होंगे, फंक्शन का नाम सेम रहेगा, बस उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, उसके रिटर्न टाइप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ध्यान से सुना, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होगा, फंक्शन का नाम सेम रहेगा, उसके जो पैरामीटर पास होती है वो डिफरेंट होंगे, कंपलसरी डिफरेंट रहना, पैरामीटर का डिफरेंट रहना बहुत कंपलसरी है, यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट रहता है, वो डिफरेंट होंगे, नाम सेम रहना चाहिए, 2 चीज़ें कंपलसरी है, और रिटर्न टाइप जो है सेम हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सिंपल है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर ऑफ CPP इन विच 2 or more फंक्शन कैन हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो फंक्शन के नाम सेम होना चाहिए, पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप देखो, यहाँ पे हमने क्लास डेमो नाम का बनाया। अच्छा, जब भी आप एग्जाम में प्रोग्राम लिखो ना, तो ये 2 चीज़ आप पहले से ही लिख देना, हैच इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD, ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख ही दोगे, ये चीज़ आपको पता भी है। देखो हमने एक क्लास नाम बनाया, और यहाँ पे देखो चीज़ें हमें फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं ना, ये हम फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ रहे, तो हमें डेटा से कोई मतलब नहीं है, तो डेटा मेंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फंक्शन को देखो। हमने एक फंक्शन को पब्लिक बना दिया। अब देखो ये कीवर्ड हमने पब्लिक लिखा है ना, तो इसके नीचे जितने भी सारे फंक्शन होते हैं ना, सारे पब्लिक होते हैं, ठीक है, अनलेस कि हम किसी फंक्शन को प्राइवेट ना डिक्लेयर करें, तो ये ब्लॉक की तरह काम करता है, इसके नीचे सारे फंक्शन पब्लिक होंगे। हमने एक इंटीजर ऐड नाम का फंक्शन बनाया, रिटर्न टाइप इंटीजर है, ठीक है, और ऐड फंक्शन का नाम ऐड है। यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट क्या है, इंट A और इंट B है, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। एक सेम फंक्शन बनाए ऐड ही नाम का, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर्स कितने हैं, 3 है, तो देखो पैरामीटर डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है, इंट A इंट B इंट C, और तीनों का सम ले रहे हैं। आप चाहो तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हो। तो आपका जो फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे एडिशन का हो सकता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है। तो आप फंक्शन कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, बस नाम सेम होना चाहिए और पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद देखो डबल ऐड नाम का फंक्शन बनाया हमने, रिटर्न टाइप इसका डबल है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। डबल A डबल B, और दोनों डबल को आपने जोड़ा। डबल समझते हो ना, इंट और डबल में अंतर होता है, जैसे 50,000.52 रुपया, सॉरी 50,000.52 रुपीज़ और 10,000.51 रुपीज़, तो ये डबल वाली वैल्यूज हो जाती है। उसके बाद हम देखो फ्लोट नाम का एक फंक्शन बना दिया, जो कि फ्लोट है, देखो ये पॉइंट वाले वैल्यूज़ को ले रही है, जैसे कि 0.2 फ्लोट हो गया, 5.2 फ्लोट हो गया, उसका आप एडिशन निकाल रहे हो। तो फंक्शन का नाम सेम है, पैरामीटर डिफरेंट है।
यहाँ पे देखो हमने इंट मेन नाम का मेन मेथड बना दिया, और यहाँ पे देखो हम डेमो डी नाम का एक क्लास बना दिया, जो कि जाहिर सी बात हमारा क्लास डी है। डेमो डी नाम का ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी ये ऑब्जेक्ट हो गया डी डॉट एड। हाँ, हम यहाँ पे देखो 2 पैरामीटर पास करेंगे 4 और 9। यहाँ पे देखो डी डॉट एड में हम 3 इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। देखो यहाँ पे डी डॉट एड में डबल वैल्यू पास करेंगे, तो बेसिकली डबल डेसिमल में ही होता है, मतलब पॉइंट रहता है, तो यहाँ पे 0.1 ले लो, यहाँ पे 0.2 ले लो, चाहे नॉर्मली आप 50,000 60,000 ले सकते हो, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे डी डॉट एड है, अब यहाँ पे देखो हम फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं, तो देखो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। कंपाइलर को पता रहता है, जैसे आप पैरामीटर पास करते हो ना, जैसे कि 3 इंटीजर है, तो कंपाइलर को पता लग जाता है कि अच्छा मुझे इसको चलाना है। डबल वैल्यू पास करोगे तो कंपाइलर को पता रहता है कि अच्छा पैरामीटर हमारा डबल है, तो हमें इस प्रोग्राम को चलाना है। फ्लोट वैल्यू पास करते हो तो ये है, तो कंपाइलर को पता रहता है कंपाइल टाइम पे ही। तो ये हमारा हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग। इसके आप नोट्स पढ़ो, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग, नाम में मत कंफ्यूज होना। देखो ये डिफिनेशन तो हमने पढ़ लिया ना कि 2 और मोर फंक्शन हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। अच्छा जी, द कंपाइलर डिफरेंशिएट द फंक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स बेस्ड ऑन द फंक्शन, सॉरी पास्ट इन द फंक्शन। मतलब कि क्या हुआ, कंपाइलर डिफरेंशिएट कर पाता है, यानी पता लगा पाता है, अंदाजा लगा पाता है, अंतर ले पाता है, यानी कि जांच पड़ताल कर लेता है फंक्शन का कि उसमें डिफरेंट पैरामीटर पास किए गए हैं। जो फंक्शन है ना उसमें डिफरेंट पैरामीटर पास किए गए, इस बेसिस पर कंपाइलर को पता लग जाता है कंपाइल टाइम पर। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसका सिंटेक्स ये लिख देना कि रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन का नेम होगा और पैरामीटर लिस्ट 1 होगा। यहाँ पे रिटर्न टाइप फंक्शन का नेम, पैरामीटर लिस्ट 2 होगा। यहाँ पे रिटर्न टाइप, मतलब इस तरीके के रिटर्न टाइप सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए और पैरामीटर लिस्ट देखो डिफरेंट होना चाहिए, 1 2 3 इस तरीके से होना चाहिए। अब थोड़े से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो फंक्शन ओवरलोडिंग के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, फंक्शन नेम मस्ट बी सेम होना चाहिए, ये चीज़ें हमने देखी। द पैरामीटर लिस्ट शुड बी डिफरेंट, जो पैरामीटर का लिस्ट है आपने देखा होगा डबल पास करा रहे थे, फ्लोट पास करा रहे थे। ओवरलोडिंग अकर्स एट कंपाइल टाइम, और ओवरलोडिंग जो होता है कंपाइल टाइम पे अकर होता है। रिटर्न टाइप कैन बी सेम और डिफरेंट, ठीक है। एडवांटेज क्या है, इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन फंक्शन यूजेज, हेल्प्स इन इम्प्लीमेंट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेज आप लिख लोगे। अब ये हो गया ना। अब देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सेम है, बस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में आपका रिटर्न टाइप नहीं होता है। आपने कंस्ट्रक्टर की चीज़ें पढ़ी है ना, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उस वीडियो को देखना, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी सिंपली आप बस रिटर्न टाइप नहीं लिखोगे, ये रिटर्न टाइप हटा दोगे, अब ये हो जाएगा आपका, इस नाम की जगह आप डेमो लिख दोगे, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी, ये सिंपल थी, बस यहाँ पे डेमो क्लास का नाम है तो फंक्शन का भी नाम डेमो होता है, और वहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। मैं इस रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस रिटर्न टाइप की बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप हटा दोगे और यहाँ पे सिर्फ डेमो लिख दोगे, यहाँ पे डेमो लिख दोगे, यहाँ पे डेमो लिख दोगे और यहाँ पे डेमो लिख दोगे। अब चाहो तो इनकी वैल्यूज़ को रिटर्न ना लेकर के प्रिंट करवा देना, काउंट करके a+b+c कर देना, इसकी रिटर्न को भी हटा देना, ठीक है। काउंट करके a+b कर देना, यहाँ पे भी काउंट करके a+b+c कर दो, यहाँ पे भी काउंट a+b कर दो, यहाँ पे भी काउंट कर दो। तो ये हमारे कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। या फिर भी थोड़ा डाउट हो तो गूगल करके उसके प्रोग्राम देख लेना, जिप्टी करके देख लेना। आई थिंक आपको 80% आइडिया लग गया होगा कंस्ट्रक्टर की चीज़ें कैसे करेंगे। अब आते हैं हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये भी क्या है, आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, इस पर भी नोट्स आते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझते हैं। देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, इसको समझने से पहले ना हमें चीज़ें थोड़ी सी पीछे जानी होंगी। आप एक सेकंड में नया पेज लेता हूँ। देखो नॉर्मल हम ऑपरेटर क्या करते थे, हमारे पास जो नॉर्मल जैसे 2 वेरिएबल होते थे a+b करते थे, तो हम नॉर्मल ऑपरेटर पढ़ते थे और एक बिल्ट इन डेटा टाइप्स जितने थे ना हमारे, उस पर हम ऑपरेशन करते थे, जिससे कि प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, इन सब का जो है हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं नॉर्मल वेरिएबल्स पर, ठीक है। हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल्स होते थे। और जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो होता है ना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो होता है ये किया जाता है, देखो ये सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल जो होते हैं ना हमारे, हम किस पे यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया करते थे, इंटीजर में, फ्लॉट में, डबल में, ये सारे हमारे पास बेसिक बिल्ट इन डेटा टाइप होते थे। ये चीज़ें हम नॉर्मल प्रोग्राम से करते आते थे। पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ना
ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, जो यूजर डिफाइंड, मैं बढ़िया से लिखने दो, अरे यार, यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप होते थे, यूजुअली हमारा एक क्लास हो गया, जो हम क्लास क्रिएट करते हैं वो भी तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही है, जिसके अंदर डेटा या मेंबर फंक्शन होते हैं। तो जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं ना, तो वहाँ पे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कुछ नहीं होता है, मतलब कि एक स्पेशल टाइप का ही फीचर है C++ में आया है, जो करता है ना, जितने हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, इन सारे ऑपरेटर को ना इनके मीनिंग को रीडिफाइन कर देता है, जहाँ पे आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स यानी कि क्लास के अंदर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो जैसे कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट्स हो गया, कल को अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, लेट सपोज मैं एक स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम S1 और S2 दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब हम S1 और S2 को ऐड करना चाहते हैं S3 में, मतलब कि देखो हमने 3 ऑब्जेक्ट बना दिए मेन फंक्शन के अंदर। देखो ऑब्जेक्ट ना जरूरी नहीं आप मेन फंक्शन के अंदर भी बनाते हो, आप अंदर भी लिखते हो, मतलब कि जो फंक्शंस होते हैं ना क्लास के अंदर, जैसे एक क्लास हो गए ना, क्लास के अंदर इसके अंदर डेटा मेंबर फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। पर जो हमारे पास मेन मेथड है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है, लेट्स सपोज हम S1 ऑब्जेक्ट का कोई मार्क्स होगा, S2 ऑब्जेक्ट्स का कोई मार्क्स होगा, उसको हम जोड़ करके S3 में लिखना चाहते हैं, यानी S3 इज इक्वल टू, कल को मैं अगर S1 प्लस S2 करना चाहूँ, आप बोलोगे हैं एक ये कैसे हो गया। हम पहले नॉर्मल डेटा टाइप्स में, इनबिल्ट डेटा टाइप्स में ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे ऑपरेटर के थ्रू। आज हम ऑब्जेक्ट यानी जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हो गए, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हो गए, यानी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स हो गया, ऑब्जेक्ट्स का ही मैं बात कर रहा हूँ, क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मैं ऑब्जेक्ट्स का ही बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट्स जो हो गया, उसके अंदर अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आपका एरर देता है। तो इसी को रीडिफाइन करने के लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखो, एन ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फीचर इन C++ दैट अलाउ अस टू redefine the meaning of operators for user defined data type such as objects। तो जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके मीनिंग्स हो, जाहिर सी बात है ना, ऑब्जेक्ट्स में अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, S1 प्लस S2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इनकी मीनिंग तो हमारे रीडिफाइन हो जाती है, और ये खुद हम करते हैं, खुद प्रोग्रामर करते हैं। अगर नॉर्मल अगर हम ना बिल्ट इन डेटा टाइप में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो कंपाइलर को भी पता रहता है कि 5+6 जोड़ोगे तो आपका 11 होगा। पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हम क्या करते हैं, मतलब कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या करते हैं, एक ऐसा फीचर आया था कि हम रीडिफाइन कर सकते हैं मीनिंग ऑफ ऑपरेटर्स फॉर द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यानी कि यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट्स हो गया S1 प्लस S2 का, अब ये हमारे कंट्रोल में अंदर है कि जब हम एडिशन कर रहे हैं तो ये चीज़ें किस तरीके की एक्ट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को हम रीडिफाइन कर सकते हैं। कि हो सकता है S1 S2 को हम S3 में जोड़ सकते हैं, S1 S2 को हम S4 में जोड़ सकते हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में हम चीज़ों को जोड़ सकते थे, यानी वैल्यूज़ को हम रीडिफाइन कर सकते हैं। अगर एडिशन अगर हम कल को स्ट्रिंग में करना चाहें, जैसे कि हेलो, जैसे कि हेलो प्लस और वर्ल्ड, हेलो प्लस वर्ल्ड में अगर हम एडिशन करना चाहें, देखो दो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स है, ये देखो ये स्ट्रिंग, ये देखो स्ट्रिंग S1 ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग S2 ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों को हम ऐड करके एक स्ट्रिंग S3 में ऐड करना चाहें, तो ये कॉन्कैटिनेशन होता है, मतलब कॉन्कैटिनेशन आपको पता भी होगा, मतलब स्ट्रिंग को बेसिकली जोड़ दो, तो हेलो वर्ल्ड। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप्स होते हैं, उसमें जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, ये भी होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, इन सारे ऑपरेटर्स का मीनिंग को बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफिनेशन ध्यान में रखना। एन ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ फीचर है दैट अलाउ अस टू रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर्स फॉर द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हो गया, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स की ही बात करेंगे। देखो, इट प्रोवाइड्स अ स्पेशल मीनिंग बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये उसका एक स्पेशल मीनिंग दे देता है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर का भी जोड़ करना चाहते हो ना, जैसे कि 4 + 5 आई और 2 + 3 आई, तो इसका आप जब जोड़ करोगे तो 4 to 6 हो जाएगा और 5 to 8 आई हो जाएगा। तो अब जो यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप्स होता है ना,
इसका मैं कोड एग्जांपल दिखाऊंगा अभी, तो उसके मीनिंग को स्पेशल मीनिंग मिल जाता है। तो इट प्रोवाइड्स अ स्पेशल मीनिंग बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसको इग्नोर कर दो। आगे क्या लिखा है, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज टू अलाउ द सेम ऑपरेटर्स, ये चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इट अलाउज द सेम ऑपरेटर्स टू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंट्स। मतलब कि ध्यान से देखो, इसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है। लेट सपोज आपके पास क्या है, मैंने क्या पढ़ा, इट अलाउज द सेम ऑपरेटर्स, जो सेम ऑपरेटर्स है। लेट सपोज हमारे पास एक प्लस नाम का एक ऑपरेटर है, ठीक है, प्लस नाम का ऑपरेटर है। इट अलाउज द सेम ऑपरेटर टू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंट्स। तो हमारे पास एक यहाँ पे ऑपरेंट्स होगा और यहाँ पे ऑपरेंट्स होगा। अब देखो ऑपरेंट्स का टाइप क्या है, ऑपरेंट्स का टाइप क्या है। तो लेट सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आ गया। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो ये ऑपरेंट्स क्या है, ऑपरेंट्स का टाइप आपका एक रियल नंबर है यहाँ पे और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस पर चीज़ें का मतलब इस पर एडिशन कैसा होगा, रियल को रियल के साथ जोड़ दोगे और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ दोगे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे ऑपरेंट्स का टाइप रियल था और यहाँ पे ऑपरेंट्स का टाइप इमेजिनरी था। तो चीज़ों को जब जोड़ा, यानी कि हमारे पास देखो ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट ही होगा ना, ये कोई एक ऑब्जेक्ट ही होगा ना। लेट सपोज C1 नाम का ऑब्जेक्ट होगा, तो देखो ये C1 होगा, ये C2 होगा। अब C3 जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को जोड़ना चाहोगे तो इन ऑब्जेक्ट्स के बेस्ड अपॉन ऑपरेंट्स की जो वैल्यू है उसके कंडीशन के आधार पर जोड़ी जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं बेस्ड अपॉन किस तरीके का ऑपरेंट्स है। अगर ऑपरेंट्स आपका स्ट्रिंग हो गए, जैसे कि यहाँ पे हेलो हो गया, हेलो हो गया, और यहाँ पे देखो वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड हो गया और हेलो हो गया। अब देखो हमारे पास ऑपरेंट्स सेम है, ऑपरेंट्स बोल रहा हूँ, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, सॉरी, हमारे पास ऑपरेटर सेम है बट ऑपरेंट्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट है। तो यही बात है कि हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं अगर ऑपरेंट्स अलग अलग हो। तो इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन होगा। इन पे अगर आप प्लस ऑपरेशन करोगे, अगर रियल और इमेजिनरी नंबर से, तो रियल रियल के साथ जोड़ेंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ जोड़ेंगे। अगर स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो गए तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। हेलो वर्ड आपस में जुड़ जाते हैं, हेलो और वर्ल्ड, ये स्पेस नहीं होगा, हेलो वर्ल्ड स्पेस नहीं होगा, सॉरी, हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से हो जाते हैं, कॉन्कैटिनेशन हो जाते हैं। तो यही है बिगेस्ट एडवांटेज का है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, अलाउ द सेम ऑपरेटर, अगर आपका प्लस का ही सेम ऑपरेटर्स है और टू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, और वो ना आपका कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन बेस्ड अपॉन के ऑपरेंट्स कैसे है। तो अगर कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑपरेंट्स है, जैसे कि 4 + 5 आई और इनका आप एडिशन करना चाहते हैं 6 + 10 आई, तो रियल रियल के साथ जुड़ जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ जुड़ जाएगा। अगर आपका ऑपरेंट्स डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग है, जैसे कि हेलो हो गया और ये वर्ल्ड हो गया, तो इन दोनों का कॉन्कैटिनेशंस हो जाएंगे। ये चीज़ आप देख लिए ना। अब थोड़े से इसका प्रोग्राम देख लो। प्रोग्राम देखने से पहले इसका सिंटेक्स क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटेक्स क्या होता है। इसका सिंटेक्स होता है, पहले आप रिटर्न टाइप लिख दो। अब देखो हम यूजुअली रिटर्न टाइप में क्या लिखते थे, अक्सर वॉइड लिखा करते थे और कुछ डेटा टाइप्स लिखते थे, इंट लिख दिया करते थे, वॉइड लिख दिया करते थे, डबल लिख दिया करते थे रिटर्न टाइप में। हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो हमारा रिटर्न टाइप होता है ना, यहाँ पे यूजुअली हम क्लास का जो नाम होता है ना उसका हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, ठीक है। और ये ऑपरेटर कीवर्ड लगता है और यहाँ पे सिंबल लगता है। सिंबल किसका, ऑपरेटर पे सिंबल। आपने प्लस के ऑपरेटर देखे होंगे, डिवीजन के ऑपरेटर देखे होंगे, मल्टीप्लाई के ऑपरेटर देखे होंगे, तो यहाँ पे ऑपरेटर का सिंबल होगा। देखो ये भी ऑपरेटर्स होते हैं, ये भी ब्रैकेट वाले भी ऑपरेटर हो गए, इनके सिंबल यहाँ पे लगेंगे। और यहाँ पे देखो पैरामीटर लिस्ट होगा। अब इस पैरामीटर लिस्ट में पता है क्या रहता है, इस पैरा लिस्ट में अगर हम जैसे दो ऑब्जेक्ट को जोड़ना चाहे, जैसे C1 + C2 दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो जो C2 है ना, मतलब कि दूसरे वाले जो मतलब कि आपके राइट साइड वाले जो ऑब्जेक्ट्स है उसको पैरामीटर लिस्ट के में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन बॉडी, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट। ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो तरीके होते हैं इंप्लीमेंट करने का, एक क्लास मेंबर फंक्शन के थ्रू, मतलब आपकी क्लास के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास। देखो इसके करने के दो तरीके होते हैं। एक आपका होता है मतलब कि क्लास मेंबर फंक्शन, यानी कि बेसिकली जो उप्स के प्रोग्राम में देख रहे हैं, जैसे ये हमारे मेंबर फंक्शंस होते हैं ना क्लास के अंदर, मेंबर फंक्शन, तो हमारे जो मेंबर फंक्शन होते हैं उसमें हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे, यानी फंक्शन की तरह उसका यूज करेंगे। और दूसरा होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम करते हैं। बस ये दो चीज़ें ध्यान में रखना फिलहाल एग्जाम के लिए। देखो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स है जिसपे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट नहीं करते, जैसे डॉट ऑपरेटर हो गया, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, उसके बाद देखो ये टर्नरी ऑपरेटर हो गया, और देखो साइज ऑफ ऑपरेटर हो गया। 4 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं जिस पर कभी भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं करते हैं।
ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो तरीके के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, बस ये लिख देना। अब हम एग्जाम्पल कोड लिखेंगे बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, ठीक है। अब देखो हमारे पास देखो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल है, और देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास बाइनरी हो गया ना, बाइनरी आपको पता है ना, दो ऑपरेंड्स होते हैं और एक ऑपरेटर होता है। तो बाइनरी में हम क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे यूजिंग द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होंगे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होंगे, जैसे क्लास के थ्रू हम करेंगे ना, क्लास के अंदर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे मेंबर फंक्शन के थ्रू। यहाँ पे देखो मैंने इम्प्लीमेंटेशन के दो तरीके लिखा है, क्लास मेंबर फंक्शन के थ्रू, क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन होता है उसके थ्रू हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, और फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। तो फ्रेंड फंक्शन अभी हम नहीं लिखेंगे, हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे मेंबर फंक्शन के थ्रू, ठीक है जी। हमारे पास देखो कॉम्प्लेक्स नाम का एक क्लास बनाया है जिसमें दो डेटा है, ठीक है, इंट रियल है और इंट इमेज है। अच्छा यहाँ पे आप प्राइवेट लिख लेना, यहाँ पे प्राइवेट लिख लेना, ठीक है। इंट रियल और इंट इमेज हो गया, इमेजिनरी नंबर है IMG। उसके बाद देखो पब्लिक हमने क्या लिख दिया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया कॉम्प्लेक्स नाम का। कंस्ट्रक्टर का नाम जाहिर सी बात है क्लास के नाम से होता है। इंट आर जो कि अभी रियल की वैल्यू 0 है और इंट आई इमेजिनरी की वैल्यू 0 है। यहाँ पे रियल के अंदर हमने आर को असाइन कर दिया, इमेजिनरी के अंदर आई को असाइन कर दिया। तो अगर आप जैसे कि एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे कि यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स C1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, C2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो C1 के अंदर आप कोई वैल्यू ले लोगे, जैसे कि 4 और 8 दो वैल्यू लोगे ना, देखो R और I दोनों इंटीजर ही है, तो 4 और 8 का वैल्यूज लोगे, और C2 के अंदर आप क्या करोगे, जैसे कि 2 और 3 का वैल्यू ले लो। अब दोनों को जोड़ोगे एक C3 नामक ऑब्जेक्ट में, इसी का ये ऑब्जेक्ट C3 होगा। C3 के अंदर C1 प्लस C2 को जोड़ोगे, तो अगर डायरेक्टली ऐसे प्रोग्राम में लिखोगे तो एरर आता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू जो हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना, इसके मीनिंग को ऑपरेटर के थ्रू रीडिफाइन करेंगे। अब देखो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेंबर फंक्शन के थ्रू करेंगे, तो देखो हमारे पास रिटर्न टाइप क्या होगा, मैंने यहाँ पे बताया था रिटर्न टाइप अब जो क्लास का नाम है वैसा रखना, ठीक है। हालांकि इसका रिटर्न टाइप दूसरा भी रख सकते हो, इंट भी रिटर्न टाइप लिख सकते हो, पर अक्सर बुक्स में था, ठीक है। तो आप क्लास का नाम जिसका रिटर्न टाइप जो है ना कॉम्प्लेक्स का नाम से ही रखना। उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड रहेगा, और हमारे पास जो है ऑपरेटर कौन सा है, हम प्लस कर रहे हैं, तो हमारे पास ये प्लस वाला ऑपरेटर है। यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट पैरामीटर पास लेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जो क्लास का नाम है उसी के नाम से यहाँ पे रखना, और एम्परसेंड हम यहाँ पे रेफरेंस कॉपी ले रहे हैं, हम यहाँ पे एक OBJ नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये कौन सा होगा, ये जो देखो जो हम दो चीज़ों में ऐड कर रहे हैं ना, तो ये राइट साइड वाला जो वैल्यू है ना, इसको हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब देखो हमें एक कॉम्प्लेक्स टेम्प नाम का एक फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बताया ना ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं आप मेन मेथड के अंदर भी क्रिएट करो, हम यहाँ पे एक टेम्प नाम का एक और अलग से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो इस चीज़ अगर ऐसे डायरेक्ट लिखोगे ना, आप ऐसे डायरेक्ट लिखोगे तो एरर आएगा। इसको अवॉइड करने के लिए हमें एक और सा टेम्प नाम का एक आप ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि सम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स टेम्प नाम का बनाओ। अब देखो हमने बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, तो टेम्प डॉट रियल करना इज इक्वल टू रियल प्लस, ये प्लस है, ठीक है, रियल प्लस OBJ डॉट रियल। देखो ये पैरामीटर पास है ना, देखो ये जैसे कि C2 वाला है, तो देखो ये C1 वाला हो गया, ये C2 वाला हो गया, तो रियल प्लस OBJ डॉट रियल। उसके बाद टेम्प डॉट IMG, मतलब कि इमेजिनरी नंबर वाला क्या हो जाएगा, IMG मतलब कि IMAG है, प्लस में OBJ डॉट IMG। इसका रिटर्न हम कर लेंगे टेम्प, इसके अंदर हम दोनों वैल्यूज़ को जोड़ लेंगे, यानी टेम्प के अंदर रियल वाले वैल्यूज़ को जोड़ा, रियल प्लस OBJ डॉट रियल जो पास करेंगे वैल्यूज़ को, और टेम्प डॉट इमेज के अंदर IMG प्लस OBJ डॉट IMG करेंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगती है तो मैं कहूँगा आप इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो फिलहाल एग्जाम के लिए, ठीक है। ये मेरे लिए भी कन्फ्यूजिंग थी शुरू में। अब हम देखो डिस्प्ले कर देंगे दोनों का एडिशन, तो हम क्या करेंगे, वॉइड डिस्प्ले किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट करेंगे, रियल वाली वैल्यू लेंगे, रियल वाली वैल्यूज लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ये चीज़ें प्लस, जैसे कि चीज़ों को जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, जैसे कि 4 + 2i और 3 + 5i, तो 4 3 7 + 7i होना चाहिए ना। तो इसको ऐसे ही करेंगे, तो रियल वाले वैल्यूज़ को अंदर हम इसको जोड़ेंगे, और इमेजिनरी वाले को वैल्यू इमेज डॉट, और यहाँ पे जो रेफरेंस कॉपी OBJ डॉट था इमेज, और यहाँ पे OBJ डॉट रियल कर देंगे, और रिटर्न में हम टेम्प ले लेंगे जो कि दोनों को जोड़ रहा है। वही डिस्प्ले में क्या करेंगे, रियल, और यहाँ पे हम ये प्लस को प्रिंट करवाएंगे। देखो ये प्लस को हमें प्रिंट कराना होगा। उसके बाद
तो हमने ब्रैकेट में डाला, फिर उसके बाद इमेज वाली वैल्यूज हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। उसके बाद देखो बगल में आई है, तो हमें आई को भी यहाँ पे प्रिंट करवाना होगा, ये एंडल। और यहाँ पे देखो हमारे पास क्लास खत्म हो गया। बस कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आई हाईली रिकमेंड हूँ कि इस कोड को 1-2 बार प्रैक्टिस करके रट लो। इंट मेन में आप क्या करोगे, हमने कॉम्प्लेक्स नाम का क्लास बनाया जिसके 2 ऑब्जेक्ट है C1 और C2। अब यहाँ पे देखो 5 है और 2 है, और यहाँ पे 4 है और ये देखो 8 है। अब इसका हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू मीनिंग को रिडिफाइन कर रहे हैं ना, तो देखो कॉम्प्लेक्स C3 नाम का एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर C1 प्लस C2 को असाइन कर दिया, यानी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, अगर इसको ना लिखते तो प्रोग्राम में एरर आता। तो हमने जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करी उस वैल्यूज़ को हमने यूज किया। अब हम क्या करेंगे, C3 डॉट डिस्प्ले कर दे। देखो हमने डिस्प्ले में यही चीज़ें लिखी थी, यहीं पर चीज़ें लिखी थी डिस्प्ले में। रियल की वैल्यूज़ लिखो। देखो रियल में दोनों का एडिशन हुआ है, रियल प्लस ओबीजे डॉट रियल का एडिशन हुआ है, और इमेजनरी वाले वैल्यू में इमेजनरी प्लस इमेजनरी का एडिशन हुआ है। यहाँ पे भी देखो 4 + 3 रियल का एडिशन हो गया था, और यहाँ पे देखो 5 + 2 रियल का एडिशन हो गया था, तो 7 + 7 आई होगा। तो यहाँ पे देखो हमने ऑब्जेक्ट में देखो 5 2 4 8 लिखा है, तो 5 और 4 का एडिशन जो कि रियल प्लस ओबीजे डॉट रियल था, इन दोनों को एडिशन कर दिया। तो यहाँ पे C1 प्लस C2 कर, जैसे इसको प्रिंट करोगे तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, जैसे 5 4 9 हो जाएगा, और 8 2 10 हो जाएगा। और यहाँ पे आई, देखो इसको हमने ऐसे ही तो किया था, यहाँ पे अगर मैंने काउंट करके ऐसा ही तो किया था। इसकी वैल्यू क्या थी, रियल, जो कि रियल को हमने एडिशन किया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, फिर से देख लेना। फिर उसके बाद देखो प्लस का साइन हमें इस तरीके से कर दिया था, फिर उसके बाद हमें इमेजिनरी का था, फिर उसके बाद हमें आई वाला वैल्यू चाहिए थी इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो गया। वॉइड डिस्प्ले में हमने ऐसा प्रोग्राम लिखा था, 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आउटपुट में आप ये लिख देना 5 4 9 हो गया, और 8 2 10, और यहाँ पे आई हो गया, और यहाँ पे प्लस हो गया। इस तरीके से होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आई थिंक, मुझे पता है कि सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन था थोड़ा सा, तो एग्जाम के लिए बस आप 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो कल एग्जाम के लिए, तो चीज़ें आपको आसानी हो जाएगी आपके लिए समझना। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हमने जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म था, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के 3 एग्जांपल थे, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हमने देख लिया। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग थोड़ा सा जीपीटी करके या गूगल करके देख लेना, आसान ही था, आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बेसिक सा प्रोग्राम दे दो, वो दे देगा और आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने देख लिया ना, क्योंकि इस पर डिफरेंट नोट्स आते थे, तो इसलिए हमने इन चीज़ों को डाइव डिप किया था। अब हम आते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, जो कि 2 था, फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन। इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं। अब देखो, जो हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म था, जो कि डिसीजन हम रन टाइम पर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, अचीव्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज। तो ये देखो 2 तरीके से अचीव किया जाता है, एक फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू और एक वर्चुअल फंक्शन के थ्रू, और इनका प्रोग्राम आता है आपको लिखने का। तो सबसे पहले फंक्शन ओवरराइडिंग देख लेते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग, अच्छा फंक्शन ओवरलोडिंग आपको ध्यान से पता होगा, मैंने बताया था फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए और पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। वहाँ पे रिटर्न टाइम सेम या डिफरेंट हो सकता था, ये चीज़ें आपने देखी होगी। यहाँ पे ही तो मैंने लिखा है, फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए, पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होना चाहिए। ओवरलोडिंग अगर कंपाइल टाइम पे ठीक है, रिटर्न टाइप सेम और डिफरेंट हो सकता है, पर फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होगा, देखो सॉरी ओवरराइडिंग, माफ करना मुझे, फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग। इसमें क्या होता है कि मेथड ओवरराइडिंग यानी कि फंक्शन ओवरराइडिंग मींस रीडिफाइनिंग द फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास इन द डिराइव्ड क्लास विथ सेम क्लास विथ सेम, ये नेम होगा, सेम नेम, सेम पैरामीटर, सेम। अच्छा देखो, मैं इसको समझाता हूँ चीज़ें कैसी होती है। ठीक है, मुझे पता है चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होगी, लेट मी एक्सप्लेन। देखो फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है, देखो फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग में क्या होता है। देखो आपके पास इनहेरिटेंस आपने पढ़ा है ना, ठीक है, इनहेरिटेंस आपने पढ़ा है, तो हमारे पास इनहेरिटेंस में आपने देखा होगा एक बेस क्लास होता है, ये बेस क्लास होता है, और इसके पास कोई एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन को मैंने पब्लिक रख दिया, और वॉइड शो नाम का हमने एक फंक्शन बना दिया, और इसको थोड़ा और पीछे करता हूँ, और इसके अंदर हमने काउंट कर दिया, देखो बेस हमने काउंट कर दिया। ठीक है, बेस हमने काउंट कर दिया। अच्छा ये देखो, ये क्लास खत्म हो गया, एक हमने डिराइव्ड नाम का क्लास बनाया, एक दो क्लास डिराइव्ड, आई होप आपको इनहेरिटेंस आता होगा, डिराइव्ड, और यहाँ पे ये साइन होता है, उसके बाद पब्लिक बेस, ये बेस से कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ फंक्शन को इनहेरिट करना चाह रहा है। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे चीज़ों को इस तरीके से कर दिया, यहाँ पे भी पब्लिक है, फंक्शन हमारा पब्लिक ही है, यहाँ पे हमने वॉइड कर दिया, अब वॉइड नहीं, हाँ ठीक है, हाँ सही है, वॉइड हमने शो नाम का ही फंक्शन बनाया, और यहाँ पे हमने काउंट कर रहे हैं चीज़ों का, ध्यान से देखो,
डिराइव्ड का आउट कर रहे हैं। इसका मैं कोड ही दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर है, देखो चीज़ों को समझो। देखो फंक्शन ओवरराइडिंग में आपका इनहेरिटेंस कंपलसरी है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग में देखो हमारे पास एक बेस क्लास का फंक्शन है, सॉरी क्लास है, ठीक है, बेस क्लास है। उसका पब्लिक हमने एक फंक्शन बनाया void show नाम का, ठीक है। अब void show में क्या है कि आई एम ए बेस क्लास, हमने चीज़ें प्रिंट कर दी, ठीक है। हमारे पास ये क्लास खत्म हो गया। दूसरा क्लास हमने बनाया डिराइव्ड नाम का, जो कि बेस क्लास से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, कुछ डेटा फंक्शन मेंबर फंक्शन को इनहेरिट करेगा। यहाँ पे फंक्शन की ही बात बोली जा रही है, फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ रहे तो डेटा मेंबर का भी फिलहाल कोई यूज नहीं है, तो हम चीज़ों को फंक्शन ओवरलोडिंग में मतलब फंक्शन को ही देखेंगे। यहाँ पे पब्लिक बेस कर दिया। यहाँ पे हमने पब्लिक में क्या कर दिया, void show नाम का। देखो दोनों का फंक्शन देखो हमने सेम बनाया। यहाँ पे देखो इनहेरिटेंस हुई है, दोनों का फंक्शन देखो सेम है, फंक्शन का नाम सेम है, फंक्शन नहीं, देखो फंक्शन का नाम सेम है। यहाँ पे हमने काउट में क्या प्रिंट कर दिया, आई में डिराइव्ड क्लास। अब जैसे ही मैं डिराइव्ड क्लास को एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और डी डॉट शो किया, डी डॉट देखो शो किया, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन का जो आउटपुट है, मतलब कि कौन सा क्लास प्रिंट होना चाहिए। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, देखो कितना मस्त चीज़ है। देखो पहली बात इनहेरिटेंस है दोनों में, ठीक है। बेस क्लास में जो फंक्शन बनाया था void show नाम का, और इसका जो प्रिंट कराया था आई में बेस क्लास, और यहाँ पे भी देखो इनहेरिटेंस तो हमने किया, और यहाँ पे void show नाम का फंक्शन बना दिया, और यहाँ पे देखो हमने काउट में किया आई में डिराइव्ड क्लास। अब जैसे ही डिराइव्ड डी लिखा, आपके हिसाब से क्या चीज़ें प्रिंट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कंपाइलर हो जाएगा कंफ्यूज, ये चीज़ें हमें रन टाइम पर डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो आपको सेम सेम दिख रही है, फंक्शन का नाम सेम है, इसका देखो रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए, पैरामीटर लिस्ट भी सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए, फंक्शन का नाम भी सेम होना चाहिए, और इनहेरिटेंस होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ये चीज़ें ओवरराइड करेंगे, दोनों चीज़ें सेम सेम है, तो कौन सी चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए। तो जैसे ही हमने डिराइव डी का ऑब्जेक्ट बनाया, डी डॉट शो किया, तो हमारे पास आई में डिराइव्ड क्लास ये प्रिंट हो गया। ये ना होकर प्रिंट होकर के हमें ये प्रिंट चीज़ें हो गई। हालांकि इसका एक और भी छोटा सा कोड होता है, जिसको हम मॉडिफाई करें ना, तो हमारे पास बेस क्लास प्रिंट होना चाहिए। तो ये चीज़ें रन टाइम पर पता लगती है कि चीज़ें कौन सी प्रिंट होनी चाहिए। हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। तो थोड़ा सा डिफिनीशन पढ़ लो फंक्शन ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग नहीं है, फंक्शन ओवरराइडिंग है, सॉरी, फंक्शन ओवरराइडिंग का डिफिनेशन पढ़ लो। मेथड ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग मींस रीडिफाइनिंग द फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास इन द डिराइव्ड क्लास। हमने जो है चीज़ें सेम ही रखी थी, लेकिन बेस क्लास के जो फंक्शन है उसको रीडिफाइन कर दिया। कहाँ, डिराइव्ड क्लास में हमने उसको रीडिफाइन कर दिया, और डिराइव्ड क्लास वाला हमारा फंक्शन जो है प्रिंट हो गया था। तो फंक्शन ओवरराइडिंग यही होता है कि रीडिफाइनिंग द फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास इनटू अ डिराइव्ड क्लास। समझ में आ गया डिफिनेशन। उसके बाद एक सेकंड, यहाँ पे देखो विथ सेम नेम, ध्यान से देखो यहाँ पे ये चीज़ें तीन कंडीशन है। सेम नेम होना चाहिए, ये नेम है, सेम नेम, सेम पैरामीटर्स होना चाहिए, सेम रिटर्न टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरलोडिंग में और ओवरराइडिंग में यही डिफरेंस हो। ओवरलोडिंग में जरूर नहीं है इनहेरिटेंस हो, ओवरलोडिंग में इनहेरिटेंस का कोई रोल नहीं है। ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस तो हो, रिटर्न टाइप, नाम, पैरामीटर तीनों सेम होना चाहिए। कंडीशन फॉर मेथड ओवरराइडिंग का क्या है, इनहेरिटेंस मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है जी। फंक्शन नाम, फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड इन द बोथ बेस एंड डिराइव्ड क्लासेस। हाँ, दोनों में फंक्शन होना चाहिए, डिराइव्ड और बेस क्लासेस में। ये उसका कोड हो गया, सिंपल सा कोड हो गया, आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और ये थोड़ा सा एग्जांपल एक्सप्लेन कर दोगे। देखो यहाँ पे बोथ बेस एंड डिराइव्ड क्लासेस कंटेन सेम टाइप ऑफ फंक्शन, दोनों का फंक्शन का टाइप सेम है, सेम रिटर्न टाइप, सेम पैरामीटर है। ये चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। बट व्हेन ऑब्जेक्ट डी डॉट शो, जैसे हमने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है कॉल किया, देन द फंक्शन ऑफ डिराइव्ड क्लास इज एग्जीक्यूटेड, इट मीन्स इट इज रीडिफाइंड द फंक्शन ऑफ द बेस क्लास। द प्रोसेस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। समझ रहे हो। तो ये होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। हमने फंक्शन ओवरलोडिंग में देख लिया, ओवरराइडिंग में देख लिया। अब हमारे पास अगला सवाल आता है हमारा वर्चुअल फंक्शन। एक सेकेंड, ये आता है हमारे पास जो है वर्चुअल फंक्शन। अब भाई अब वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, तो डिफिनीशन पढ़ने से अच्छा मैं कोड को एक्सप्लेन करूँ तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन में आपका क्या होता है, इसमें भी आपका इनहेरिटेंस का होना अति आवश्यक है। तो आपने देखो बेस क्लास का और पब्लिक बेस क्लास, मतलब कि आपने एक इनहेरिटेंस डिराइव्ड नाम का बनाया, यहाँ पे पॉइंटर का यूज होता है, चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे जो void show नाम का जो फंक्शन है ना, देखो फंक्शन का नाम सेम है। बस वर्चुअल फंक्शन के लिए आपके पास बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड होना चाहिए, ये वर्चुअल आपका कीवर्ड होना चाहिए। तो इस कोड को समझो, बेस नाम का क्लास बनाया, पब्लिक हमने वर्चुअल void show नाम का फंक्शन बनाया, दिस इज बेस क्लास फंक्शन।
इसका हमने एक आउटपुट प्रिंट करवाया। उसके बाद डिराइव्ड क्लास बनाया जो कि इनहेरिटेंस शो कर रहा है, इसमें इनहेरिटेंस भी होना चाहिए वर्चुअल फंक्शन में। पब्लिक बेस बनाया और यहाँ पे पब्लिक में सिंपली वॉइड शो किया और यहाँ पे देखो डिराइव्ड क्लास फंक्शन हमने ये प्रिंट करवाया। अब देखो इंटरमेन में क्या कर दिया, देखो यहाँ पे पॉइंटर का यूज होता है, ये लाइन आपको बस याद रखनी होगी स्पेशली वर्चुअल फंक्शन में। देखो बेस पॉइंटर हमने पीटीआर ले लिया, यानी क्रिएटिंग अ बेस क्लास पॉइंटर। हम यहाँ पे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, वर्चुअल फंक्शन में बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने बेस क्लास का एक पॉइंटर बना दिया। पॉइंटर क्या करता है, बेसिकली एड्रेस को होल्ड करता है। ध्यान से सुनो, पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर आपको एड्रेस का होल्ड करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्चुअल फंक्शन के लिए जो डिराइव्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, इसके एड्रेस को, डिराइव्ड क्लास के एड्रेस को हम पॉइंटर में स्टोर करा देते हैं, बेस क्लास के पॉइंटर में। ध्यान से सुनो, ये डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, पहले बेस क्लास का पॉइंटर बनाया, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डी बना दिया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर के अंदर जो कि एड्रेस को स्टोर करता है, पॉइंटिंग बेस क्लास पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो डिराइव्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसका हमें किसको मतलब पॉइंटर को हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा देंगे। और जैसे आप पीटीआर डॉट शो करोगे, ये पीटीआर डॉट शो करोगे, यहाँ पे भी ओवरराइड हो गया कि आपने पीटीआर डॉट शो किया तो प्रिंट इसको होना चाहिए था बेस क्लास फंक्शन को, लेकिन ये ना होकर के ये प्रिंट हुआ। दिस इज डिराइव्ड क्लास फंक्शन। यहाँ पे भी देखो डिराइव्ड क्लास फंक्शन प्रिंट हो गया। बस ये कोड का स्निपेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, इसको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बेस क्लास का पॉइंटर बनाए, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, पॉइंटर के अंदर हम यहाँ पे डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करा दिया। अब पॉइंटर शो किया तो हमारे पास डिराइव्ड क्लास की चीज़ें प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी ओवरराइडिंग हो गया, प्रिंट इसको होना चाहिए पर ये प्रिंट होता है। तो दिस इज डिराइव्ड क्लास फंक्शन, ये कोड का स्निपेट है, आपको ध्यान में रखना। अब इसको डिफिनेशन समझो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो, अब वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ बेस क्लास। आपने देखा, ये देखो ये बेस क्लास का देखो मेंबर फंक्शन था, ठीक है, दैट डिक्लेयर्ड यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड देखो हाँ यहाँ पर हमने यूज किया है, ठीक है। उसके बाद एंड इट इज यूज टू ओवरराइड द डिराइव्ड क्लास। हमने देखो किसको ओवरराइड किया, डिराइव्ड क्लास को ही ओवरराइड किया है, डिराइव्ड क्लास को ही ओवरराइड किया। जिसको ओवरराइड किया वही चीज़ें देखो हमारे पास प्रिंट हुई है, दिस इज डिराइव्ड क्लास फंक्शन used to override the derived class. It is used to achieve runtime polymorphism, means decide which function to call during the program execution. जैसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, देखो पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन यहाँ भी मैंने लिखा है, मतलब कि जो डिसाइड करता है पॉलीमॉर्फिज्म में, जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसका डेफिनेशन, कि कौन सा फंक्शन को कॉल करे प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मींस डिसाइड विच फंक्शन टू कॉल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है जी। व्हेन अ वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड यूजिंग अ बेस क्लास पॉइंटर, देखो जब वर्चुअल फंक्शन को आप बेस क्लास पॉइंटर के तहत कॉल करते हो, वर्चुअल फंक्शन को देखो, ये वर्चुअल फंक्शन को देखो जब बेस क्लास पॉइंटर के तहत कॉल करते हो, यहाँ पे देखो ये वर्चुअल फंक्शन ही है ना जो बेस क्लास पॉइंटर के तहत कॉल किया। अब बेस क्लास पॉइंटर द फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास एग्जीक्यूटेड, तो देखो यूजिंग अ बेस क्लास पॉइंटर जब कॉल किया ना, तो देखो फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास एग्जीक्यूटेड। तो जब वर्चुअल फंक्शन को कॉल करते हैं बेस क्लास पॉइंटर के तहत, तो हमारे पास जो डिराइव्ड क्लास का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है, द फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास इज एग्जीक्यूटेड। सिंटेक्स वही है कि आप बेस क्लास का फंक्शन बनाओ, पब्लिक में आप ये कर दो, वर्चुअल कीवर्ड बस जोड़ना है वर्ड शो के अंदर, और देखो बेस क्लास फंक्शन, ये इसका सिंटेक्स होता है। और यहाँ पे देखो ये कोड हो गया, इनहेरिटेंस यहाँ पे हमने दिखाया था, बस ये लाइनें ऑर्डर में ध्यान में रखना। अगर कंफ्यूजन होती है एक दो बार प्रैक्टिस करके लिख लो, आउटपुट लिख लो। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दो कोड का। हियर इज द बेस क्लास वर्चुअल इज डिक्लेयर्ड इन शो फंक्शन। ये जो शो अच्छा हाँ, जो शो फंक्शन है यहाँ पे हमने बेस क्लास के जो फंक्शन है उसको वर्चुअल डिक्लेयर किया। एक्सप्लेन कर दो यहाँ से, इन डिराइव्ड क्लास सेम फंक्शन इज ओवरराइडेड। डिराइव्ड क्लास में भी देखो सेम फंक्शन जो है ओवरराइड कर दिया गया है। उसके बाद एड्रेस ऑफ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट डी, देखो डिराइव्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, डिराइव्ड क्लास जो ऑब्जेक्ट है, इसके एड्रेस को हम पॉइंटर में, बेस क्लास पॉइंटर में पीटीआर में असाइन कर दिया। तो एड्रेस ऑफ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट डी इज असाइन टू द बेस क्लास पॉइंटर, ठीक है। व्हेन पीटीआर डॉट शो किया इज कॉल्ड द डिराइव्ड क्लास फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।
कैरेक्टरिस्टिक्स में ये लिख देना कि वर्चुअल फंक्शन इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी ए मेंबर ऑफ फंक्शन ऑफ क्लास। हाँ, वर्चुअल फंक्शन जो है किसी क्लास का मेंबर फंक्शन होना चाहिए। इनहेरिटेंस शुड बी प्रेजेंट होना चाहिए। वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड यूजिंग द बेस क्लास पॉइंटर। वर्चुअल फंक्शन कब कॉल किया जाता है? हम बेस क्लास पॉइंटर के तहत कॉल करते हैं। हेल्प्स इन अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये कोड का एग्जाम्पल लिख देना और ये कोड आपको रट लेना है स्पेशली फॉर एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए, और इसका डेफिनेशन ये रहता है। तो हमने वर्चुअल फंक्शन भी देख लिया ना, ठीक है। तो हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमने वर्चुअल फंक्शन भी देख लिया और फंक्शन ओवरराइडिंग भी देख लिया, ओवरराइडिंग तो ये भी देख लिया था। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमने फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये भी देख लिया था। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई। फंक्शन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इससे सवाल बेस्ड अपॉन जैसा भी सवाल पूछे आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।